बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अपने तमाम जो ब्यूरो चीफ हैं कोयटा, कराची, इस्लामाबाद, उनसे उन शहरों का, उन सूबों का सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, सियासी, समाजी, मजहबी और वहाँ के मसाइल। तो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उस सबसे बढ़कर मसला वो है कि इंडिया पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में बार बार इंडिया से ये मुतालबा किया है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके कोई सबूत, कोई बात हम तक पहुँचाए, लेकिन हिंदुस्तान के पास ना उसके कोई सबूत हैं ना उनका कोई मसला है। वो अन्नो अनचताल सो काम करना चाहते हैं जिसको पाकिस्तान कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हम बिल्कुल डट कर खड़े हैं, और अगर उसने पानी बंद करने का प्रोग्राम बनाया है तो हम उसका नाटका बंद कर देंगे। अगर उसने पानी बंद करने का प्रोग्राम बनाया है तो हम उसकी मईशत को तबाह व बर्बाद कर देंगे। हमारे पास मिज़ाइल हैं, हमारे पास एटम बम है, ये खिलौने नहीं हैं कि जिनसे हम खेलना चाहते हैं। तो इंडिया होश के नाखन ले। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो ये पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा, ये आलमी जंग होगी और एटमी जंग होगी। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए और जो सूबों के मसाइल हैं, बलूचिस्तान, सिंध, इस्लामाबाद, उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं जनाब शौकत सोलंकी साहब। शौकत सोलंकी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। और कराची से हमारे साथ हैं वहाँ के ब्यूरो चीफ रफ़ीक साहब, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से राजा शौकत साहब हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है और हर प्रोग्राम में हमारा साथ देती हैं। मोहतरमा, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इनके साथ समाजी रहनुमा हैं अंजुम रज़ा साहबा, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो मैं शुरू करता है कोयटा से। सोलंकी साहब, क्योंकि कोयटा में और बलूचिस्तान में ये जो बर्बरियत की, ये जो खूरेज़ी की एक लहर जारी है, आप इसको किस निगाह से देखते हैं और इसमें असल मुहरकत क्या हैं? सर, ऐसे कि बलूचिस्तान की जो अवाम है, जो पब्लिक है, जो यूथ और यंग है, वो सारे जो है ना बेरोज़गारी और रोज़गार ना होने की वजह से मायूस हो चुके हैं। मायूसी की एक लहर दौड़ चुकी है। दूसरी जानिब सर, जब से ये जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई थी, उसके बाद ये जो कलदम तंजीम के जो सरमचार हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनकी कार्रवाइयाँ ना रुकने वाली हैं। आए दिन कहीं न कहीं कोई धमाका हो रहा है, ख़ास तौर पे दारुल हुकूमत कोयटा में। गुज़श्ता शब भी बोलान के इलाके डाडर में पुलिस लाइन के ऊपर ग्रेनेड बम का हमला हुआ। गुज़श्ता शब भी बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में ग्रेनेड बम का हमला हुआ। ये ना रुकने वाला सिलसिला दहशतगर्दों का जारी है सर। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो जितने भी धरने, जितनी सड़कों पे रुकावटें, क्या अब ये ख़त्म हो चुकी हैं? गवर्नमेंट ने उनके साथ कोई बातचीत की है? माँ में बस्तोंग रोड जो टनल है, यहाँ पर 20 रोज। सोलंकी साहब, मैं बात आपसे पूरे बलूचिस्तान की कर रहा हूँ, सिर्फ कोयटा की नहीं कर रहा। जी सर, जी 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 ये बताएं। सर, धरने और ये जो हड़तालों का सिलसिला है, ये थम चुका है। ये थम चुका है और बलूचिस्तान हुकूमत की रेट कायम है और इन्होंने मुकम्मल बलूचिस्तान हुकूमत में कंट्रोल हासिल कर लिया है। धरना नहीं है, अभी कोई एहतजाज नहीं है, कोई किसी किस्म का जो है ना यहाँ पर वायलेशन नहीं हो रही है। नहीं, ये मारंग बलोच वाला और ये जो बेंगल साहब वाला मसला, ये हल हो गया?
سر مینگل صاحب نے تقریباً 20 روزہ دھرنا دیا. اس کے بعد اس نے دھرنے اپنا ختم کر کے اس نے احتجاج کی تھی کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع اور شہروں میں ہم احتجاجی ریلیاں اور احتجاج کریں گے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو کہ اس ٹائم بلوچستان حکومت کی تحویل میں وہ کوئٹہ ہودہ جیل میں اس ٹائم موجود ہیں. سر مجھے آپ یہ بتائیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، صرف مارنگ بلوچ کو کیا گیا؟ سر جو ان کے ساتھ کارکن تھے، جو نظریاتی کارکن تھے، ان میں بھی کافی تعداد جو ہے نا وہ بلوچستان حکومت کی حراست میں ہیں. سر وہ بھی جیل میں ہیں. اچھا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا آج کا بیان ہے کہ ہم بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کر رہے ہیں. وہ کیا راستے اختیار کر رہے ہیں؟ پورے صوبے میں تو بدامنی ہے. سر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے بالکل یہ بیان جاری ہوا ہے اور تقریباً جو ہے نا 2-4 مہینے جو پہلے حالت تھی بلوچستان کے اضلاع کی، شہروں کی، تو اس میں بہت بہتری آ چکی ہے. حکومت نے اپنی ریٹ قائم کر چکی ہے. کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی روڈ بلاک نہیں ہو رہا ہے. سر سولنگی صاحب، آپ نے یہ صحیح فرمایا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہاں مہنگائی کی لہر ہے، ہر چیز جو اب اتنی مہنگی ہے کہ ہر بندہ خرید نہیں سکتا، جبکہ غربت و افلاس نے پورے بلوچستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ پورے بلوچستان میں اتنی معدنیات ہیں، سونا ہے، تانبا ہے اور بئی چیزیں نکل رہی ہیں. ان کا عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سر عوام کو براہ راست کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر عوام کو فائدہ ہوتا تو عوام جو ہے نا آج روڈوں پہ نہ نکلتی. پڑھے لکھے جو ینگ جو یوتھ ہیں ہمارے، جو وہ سارے سر بے روزگار ہیں یہاں پر بلوچستان میں. اگر روزگار کے مواقع بڑھائے نہیں، ابھی آپ نے بتایا نا کہ 4 ماہ میں بہتری آ گئی ہے، تو کوئی بہتری کی بات مجھے بتایا نا بھی یہ بہتری آئی ہے. بہتری سر صرف اس میں آئی ہے کہ نہ کوئی کال ہے، نہ کوئی احتجاج ہے، نہ کوئی احتجاجی کال ہے، نہ روڈ بلاک ہو رہے ہیں، نہ کوئی دھرنے ہو رہے ہیں. اسی میں بہتری آئی ہے. وہ تو دباؤ ہے نا، دباؤ کی وجہ سے ہے نا. جی سر. وہ لوگ خوشحال تو نہیں ہو گئے؟ بے روزگاری سر وہ بدستور جاری ہے اور عوام میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ چکی ہے. اچھا، پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ کچھ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے جتنی زکوٰۃ کی رقم تھی اس سے زیادہ اس پر اخراجات اٹھ گئے جو زکوٰۃ تقسیم کرنے والے تھے. اس کے بارے میں کوئی بلوچستان حکومت نے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئی اعلان کیا تھا، اس پہ کوئی عمل درآمد ہوا؟ سر عمل درآمد نظر تو کہیں بھی نہیں آ رہا. جی ہاں، ایک ابھی انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہے کہ جو مستحق ہیں، جو غریب غربا ہے، وہ اس فارم کو فل کر کے یہ فلاں جو ہے نا آفس میں جمع کروائیں، لیکن اس سے سر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صرف ایک عوام کو، غریب جو مستحق ہیں ان کو جو ہے نا ایک لالی پاپ حکومت کی جانب سے دی گئی ہے. سولنگی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جب سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، جی اس وقت سے لے کر اب تک کوئی ترقیاتی کام کو بڑا پروجیکٹ آپ کو نظر آیا تو وہ عوام کو بتا دیں. سر ایسا کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے بلوچستان میں، ایسا کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہے. باقی جو ضلع وائز، ڈویژن وائز جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے، وہ تو نظر آ رہے ہیں، عوام کو بھی، ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا کوئی بڑا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا جی، زیبنا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بلوچستان کی بات سنی، اس میں سولنگی صاحب نے بتایا، وہ آپ نے بالکل سن لیا. تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جنگ کا جو ماحول ہے اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی اس میں کیا کردار کر رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے اس جنگی ماحول میں بھی آپ کو کوئی ریلیف آپ کی طرف اچھائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پاکستان تحریک انصاف جو کہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ بھارت نے اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی اس کو دن دار شکست کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن میں حیران ہوں اور پریشان بھی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں، کارکنوں کو اور رہنماؤں کو آج بھی گرفتار کیا گیا ہے.
आज आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार किया गया, सनम जवेद साहबा को गिरफ्तार किया गया, उनकी फैमिली को हरासा किया गया। ये कौन सी जंग का मुकाबला किया जा रहा है? जंग सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ और नून लीग की है, जो बार बार उन्हीं कारकुनों को हरासा किया जाता है। तो खुदारा अपनी अदाओं पे गौर करे हुक्मरान। हम अगर अरेस्ट करेंगे तो इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, उनके लीडर, हमारे लीडर इमरान खान साहब 2 साल से ज्यादा जेल में हैं, और फिर उनके ऊपर वही तशद्दुद, वही जुल्म, बर्बरियत का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये नहीं समझ आती कि अवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। आप बच्चे बच्चे की जुबान पे आज भी कैदी नंबर 804 है। आपके इतनी तशद्दुद, इतनी बर्बरियत करने के बावजूद भी 6 साल के बच्चे को पूछे ना कि कैदी 804 किसका नंबर है, उसको शायद फातिमा जना का पता होगा, या कैदी आजम का उसके माँ बाप ने बताया होगा। कैदी नंबर 804 उसने खुद फॉलो किया है, उसे सोशल मीडिया पे देखा है, वो ब्रांड है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। वो जेल में है, लेकिन बच्चे बच्चे को उसकी एक्टिविटीज का पता, उसकी तस्वीर छापने की जरूरत नहीं है, जैसे पंजाब की टिकटॉकर साहबा ने किया हुआ है। लेकिन मैं ये समझती हूं कि इनको अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। हुक्मरानों को ये चाहिए, जो 47 के हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि वो होश के नाखून ले, अवाम को रिलीफ दे। अवाम को इस वक्त उनके इस सहारे की जरूरत है कि अगर मोदी कोई होशे हटकंडे अपनाता है तो हमारी पाक फौज, हमारी आर्मी, हमारे वो सिपर सलार जो हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, वो अवाम को मैसेज दे कि आप फिक्र ना करें, हम हैं। अवाम भी पाकिस्तानी जो है, वो एक एक बच्चा अपने पाकिस्तान के ऊपर जान कुर्बान करने वाला है, और इतना जाला और इतना वियन उनके अंदर है। हुकूमत की तरफ से आपको अच्छा मैसेज आ रहा है इस जंग के मौका पर? ऐसा से हुक्मरान तो पता नहीं, वो गर्मी में सत्तू पी के सो रहे हैं, वो एसियों के अंदर सो रहे हैं। उनको तो किसी चीज की, जहाज से उतरते हैं तो अपने महलों में चले जाते हैं, या उनका ज्यादा दिल करता है तो वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी ऐसी जगह पे जाके फीता काट के फोटो सेशन करवाते हैं, और सब गुची गुची आ रहा है। पाकिस्तान का निजाम बहुत अच्छा चल रहा है उनके कहने के मुताबिक। हालांकि पाकिस्तान जिस नहीज से इस वक्त गुर्बत और महंगाई और जिस तरीके से परेशान हाल बिलों से है, इसका नेमो बदल कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, अगर आप इजाजत दें तो अंजुम रजा को शामिल किया। जी जी बिल्कुल करें। अंजुम रजा, आप ये बताएं, ये जंगी माहौल है, आप क्योंकि एक समाजी कारकुन हैं, आपके जज्बात हैं, आवाम की खिदमत की जाए, तो ये जंगी माहौल को आप किस निगाह से देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो बड़े रहम बड़े करम करने वाले हैं और जिनके कब्ज़े में हमारी जान है। रही बात जंग के बारे में, तो वो कभी भी ना, ये इस्लामी मुल्क है और ये कभी हार नहीं मानता। हमारे बच्चे बच्चे जो है वो तैयार है इसके लिए, और जंग के लिए तो हम हैं ही नहीं, है ना, कि हम इस है ही नहीं कि ये जंग हो या कुछ भी हो। तो अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं या हम पे मुसल्लत करते हैं, तो वो कभी भी हमें पीछे ना पाएं, बल्कि उनका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे, क्योंकि ये बेमर्ज भी लोग हैं। जी, हमारे बच्चे बच्चे तैयार है और बेमर्ज भी लोग हैं। ये लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। इस्लाम मुल्क बड़ा अमनो मान का मुल्क है। अगर हिंदुस्तान कोई भी गलती करेगा ना, अगर वो पत्थर फेंकेगा ना, तो उसे पहाड़ की तरह हम जवाब देंगे, और हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जंग हो। शौकत सलंगी साहब, मुझे सुन रहे हैं? जी सर। सलंगी साहब, आप ये बताएं, ये जो जंगी जुनून है, क्योंकि बलूचिस्तान पर वो उनका ये है कि हमारे वहाँ पे बड़े लोग हैं, वहाँ पर बड़ा उन्होंने पैसा तकसीम किया हुआ है, और वहाँ से कुलभूषण भी गिरफ्तार हुआ। क्या अब आप समझते हैं कि वहाँ पे ये जो भारतीय एजेंट हैं, अब भी वो वहाँ उनका कोई अमल दखल है, या वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं? सर, अर्ज है कि ताने बाने तो जो बलूचिस्तान, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर है, इसमें ताने बाने तो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के जुड़ते हैं ना सर।
تو یہ جو ان کا یہ BLA ہے ٹیررسٹ جو تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی ہے, ان کے ساتھ یہ انوالو ہیں سب. یہ تفصیل سے بتایا نا, یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا سر؟ اب دیکھو نا, کلبھوشن کی گرفتاری سے لے کر اب تک کتنی بار دہشت گردی ہوئی ہے, کتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے, کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو تسلیم کیا ہے کہ ہم بھارتی ایجنٹ ہیں. سر گرفتاری تو کوئی بھی عمل میں نہیں آئی, اگر آتی تو وہ میڈیا پہ شو ہوتی. وہ لیکن دہشت گردی تو ہو رہی ہے نا. جی ہاں سر. اب یہ جعفر ایکسپریس وہاں سے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا؟ سر سوری سر, آواز کٹ رہی ہے سر. میں نے گزارش کی ہے, جعفر ایکسپریس کتنا بڑا واقعہ ہے, اس میں سے ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے کتنے دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے؟ سر گرفتار تو نہیں کیا ہے, حالیہ کچھ دن پہلے جو ہے نا یہاں پر ایک بہت بڑا آپریشن ہوا دہشت گردوں کے خلاف. اس میں متعدد جو ہے نا دہشت گرد ہلاک کیے گئے اور ان سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا. اسے بنا صاحب آپ یہ بتائیں, ابھی جیسے کہ بلوچستان سے ہمارے نمائندوں نے بتایا کہ دہشت گردی ڈے ٹو ڈے ہو رہی لیکن گرفتاری کوئی نہیں. احسان صاحب, ابھی آپ کچے کے ڈاکو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہماری حکومت ان کو پکڑ نہیں سکی. ابھی آپ ان کو کہہ دیں کہ وہاں پہ PTI کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دہشت گردی فوری ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ اس کے اوپر فوری عمل ہوگا. اور دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے سمگلنگ ختم کی, انہوں نے کہا جی ہم جو سمگل ہوتا تھا کام ہم نے ختم کر دیا, ہم نے کوئی بھی ایسا ملک کے اوپر جو کام ہو رہا تھا ہم نے سارے غیر قانونی کام ختم کر دیے. تو دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہوتی ہمارے ملک میں؟ آپ نے جو حکمران بن کے آپ نے تو کہنا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو بندے مینج کرے. مجھے یہ بتائیں نا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, جی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, جی بالکل, انہوں نے ابھی مودی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. جی بالکل نہیں جب دیا. عمران خان وزیر اعظم تھے بالکل, اور یہاں پر جو طیارہ گرایا گیا تھا جی اور وہ اس کے وہ کیپٹن کو چائے پلا کے بھیجی گئی جی تھی, بالکل اس وقت عمران خان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, بالکل آنکھوں اب میں یہ آنکھیں مودی کی آنکھوں میں آنکھیں نواز شریف شہباز شریف مرم کیوں ڈال؟ احسان صاحب انہوں نے ادھر بزنس کیے ہوئے ہیں, اچھا ان کے کچھ تعلق داری ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اس طرح کی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی ہے, نون لیگ کی بھی ہے, یہ اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کبھی جرت مت کرنا ہمارے ملک کی طرف, آنکھ بھی اٹھائی تو ہم وہ آنکھ ہی نکال دیں گے. اور ہمارے ملک کی طرف دیکھنے کی تو بات ہی دور کی رہ گئی. جب مودی کی طرف کوئی ایسا کام جو وہ کرے تو اس کو ہم نے جس طریقے سے منہ توڑ جواب دیا, ابھی لندن کا جیسے پاکستان میں ہوا, اس کو ہم نے زندہ سلامت کیوں بھیجا؟ کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو سبق ملے کہ آگے سے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے اپنی رواداری, ہم نے اپنی چاہت پیار دوستانہ ماحول کا ایک سبق دیا ان کو. نہیں انڈیا کے جو ٹی وی چینل آج کل یہ کہہ رہے ہیں آپ چائے کی بات نہ کریں, چائے ہمارے پاس ہے. اچھا, وہ یہ کہہ رہے, وہ اسی ابھینندن کی بات کریں کہ چائے پلانے کی بات کو چھوڑ دیں, اب چائے نہیں ہم پوری پتی پلائیں گے آپ کو. بالکل, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پتی پینے کی نہ چائے پینے کی. یہ سارا کچھ پانی بند کر دیا, فلانا کر دیا, کر کے تو دیکھیں, کبھی جرت تو کرے کوئی کام کرنے کی. گدڑ بگیاں تو ہم بھی لگا سکتے ہیں, تم بھی لگا لو. ہمیں جوائن کیا ہے جناب علی امجد سرور صاحب نے, جو کہ اوورسیز پاکستانی بزنس مین ہیں اور دبئی میں وہ بزنس کرتے ہیں. اور یہ جو کانفرنس وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بلائی تھی اور اس میں بڑا دھویں دھار خطاب کیا تھا ہمارے سپہ سالار صاحبہ نے بھی, سپہ سالار صاحب نے بھی, اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. تو میں آپ کو صاحب اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. تو آپ یہ بتائیں, یہ جو پاکستان میں اس وقت جنگ کی لہر ہے, انڈیا پاکستان پہ جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے, پانی بند کر دیا گیا ہے, اس میں اور چیز کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ احسان صاحب مجھے انوائٹ کرنے کا. انڈیا پہلے بھی بہت کوششیں کرتا رہا ہے, مختلف قسم کے ہمارے ساتھ تنازعات قائم کرتا رہا ہے,
इंटरनेशनल सेक्टर में अपने हथकंडों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता रहा है, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, और इस एजेंडे पे एक हैं। अब जो इन्होंने जो पानी का मसला बनाया है, ओवरसीज़ समझते हैं कि ये सिर्फ़ उनकी गीदड़ भपकियाँ हैं इंडिया की, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बेसिकली उनके पास कोई कंक्रीट ग्राउंड्स नहीं हैं जिसके ऊपर वो हमारा मुकाबला कर सकें। जो ओवरसीज़ कन्वोकेशन हुआ है, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट की एफ़र्ट को, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मेजर मिस्टेक्स हो गई उसमें, जिसमें सबसे पहली बात थी, चाहे हम अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें या कनाडा की बात करें, जो मेन स्ट्रीम के इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी वरी करते हैं, उनमें से कोई भी उस कन्वोकेशन में शामिल नहीं था। अच्छा, ये जो अरेंजमेंट्स करने वाले थे, ये उनके लेवल पे ये मिस्टेक्स हुई कि उनको इंगेज नहीं किया गया। बाकी ऑफ कोर्स ओवरसीज़ को इंगेज किया गया था, और ओवरसीज़ हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं अपनी मुझे ये बताएं, अगर उन लोगों को जो कि रेलिवेंट थे उनको बुलाया नहीं गया तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकला हुआ? जी देखिए, वो तो रिज़ल्ट मीडिया पे सबके सामने है। वो जो मेन कोर्स के मिसिंग इन्वेस्टर्स थे ओवरसीज़, जब वो नहीं आएंगे तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत अमाउंट अगर कोई दे देता है कुछ हज़ारों डॉलर्स में, वो उससे तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होते। अब मैं अगर बताऊं तो अमेरिका से ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शायद को नहीं बुलाया। जी देखिए ना, मेन मिसिंग है, और उनकी एक लॉबिंग है, पूरी उनका वर्क है वहाँ पे। अगर उनको बुलाते तो वो और भी दूसरों को इंगेज करते, और वो हर जगह ह्यूमैनिटी के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और क्या नहीं, आप कहाँ हैं? सर इधर ही इस्लामाबाद में जनाब। तो इस्लामाबाद में क्या हो रहा है ये बताएं कौम को, कि पाकिस्तान किस तरह भुगत रही इस्लामाबाद को? नासब ऐसे है कि जनाब जैसे पूरे पाकिस्तान में जोश और जज्बा, जिस दिन का इंडिया ने ये ऐलाने जंग किया है कि मैं पाकिस्तान पे हमला कर दूंगा, तो उस दिन का यकीन माने कि लोग पता नहीं ये लोगों में जज्बा कहाँ से आ जाता है कि लोग बजाय कि ये खौफजदा हो या इस तरह के कोई मामला, तो लोग तो यहाँ पे समझे कि इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया कब जनाब हमला करे। अच्छा। और हम जहाद के लिए जाएं और अपनी जो फोर्सेस है उनका साथ दें। इतना जज्बा बुलंद है लोगों का कि बिल्कुल समझे कि वो 65 की जो सूरत हाल थी ना, हम सुनते हैं तो समझे कि उससे भी ज्यादा लोगों में ये जज्बा है। अवाम का जो जज्बा, वजह है अवाम का जज्बा आपने बता दिया। यहाँ पर वजीर आज़म का, वजीर दाखिला का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या जज्बा है? सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जज्बा तो माशाल्लाह ठीक नहीं है, तो लेकिन सर ये जो जिनके नाम दूसरों के आप ले रहे हैं ना, ये तो सर आपको पता है फिर जिस तरीके से आए हुए हैं, और सारा सिस्टम आपको सर पता है। तो लेकिन जनाब पूरी जो कौम है वो अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और यकीन माने कि अगर इंडिया ने कोई ऐसी गलती की हमला करने की, तो उनको 65 क्या जनाब, उनको एक नई तारीख रकम जो है पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलके कर देगी। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये जज्बा नजर आ रहा है। चलो जवान और जो बूढ़े हैं उनका चलो एक उनकी तो और बात है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी बहुत जज्बा है, क्योंकि गुस्सा भी है जो गजा में फलस्तीन में हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसका एक लोगों में एक गुस्सा भी चल रहा है। तो मेरा ख्याल है वो सारा गुस्सा जो है, अगर खुदा न खास्ता जंग हो गई, तो ये सारा गुस्सा जो है ये इंडिया पे पाकिस्तानी अवाम निकाल। राय साहब यहाँ स्टूडियो में मोहतरमा देवानाथ साहब यहाँ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान तरीके मरकजी रहनुमा है। आप उनसे पूछते हैं कि आपने ये जज्बात बताए इस्लामाबाद में, आपके क्या जज्बात हैं?
बिल्कुल, मैं शौकत साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हकीकत है कि आवाम को ना छेड़ा जाए। आवाम जितने गुस्से में है, आवाम जिस कदर अपने जज्बे पे काबू नहीं डाल अवाम रही, हुकूमत के खिलाफ गुस्से में है कि भारत के खिलाफ है? भारत के खिलाफ। अच्छा। भारत के खिलाफ गुस्से में है कि अगर इसने कोई छेड़छाड़ की, पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश की, तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और इस कदर मिलेगा कि ये पिछले सारे रिकॉर्ड भूल जाएगा कि मैंने किस वो चीज को हाथ लगा लिया है, ना मैं मरने के काबिल हूं, ना मैं चलने के काबिल हूं। तो लिहाजा वो उसको भी अपनी आवाम के ऊपर भी तरस खाना चाहिए और उसको होश के नाखून लेने चाहिए। आप बात कर रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानियों की कि वहाँ पर इस तरीके से सारा सिलसिला इंडिया के बारे में और हुकूमत के बारे में, और जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई उस पर जिन लोगों को बुलाया गया वो रेलिवेंट नहीं थे। अगर रेलिवेंट्स को बुलाया जाता तो क्या पाकिस्तान का जो टारगेट था वो पूरा हो सकता था? ऑफ कोर्स जनाब, अगर जो रेलेवेंट इन्वेस्टर्स थे जो हमेशा पाकिस्तान के हर मसले में साथ खड़े हैं, ना सिर्फ वो ख़ुद कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि वो अपनी जो उनकी लॉबी है, पूरे फ्रेंड्स उनका सर्कल है, उसमें अनाउंस करते हैं, और हमेशा बहुत अच्छी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में उन्होंने सेंड की हैं बाहर से। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम मुझे लगता है हो गया, जिसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम जो इन्वेस्टर्स थे वो मिस हो गए और ज़्यादा लोग मिस हुए। अली साहब, हमें उन वहाँ के मुल्कों से हमारे कांटेक्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये जो हुक्मरान ने इन्वेस्टर मंगवाए हैं ये तो वहाँ के डिफाल्टर लोग हैं, और वहाँ के मुल्क में उनकी तो वक़्त ही कोई नहीं है। उन्होंने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है आके? कोई नामवर कोई इन्वेस्टर होता जो कि पता चलता कभी वो पाकिस्तान में इस सूरत में आया है इन्वेस्टमेंट करने, वो तो आप बेकारी है वहां पे, वो तो आप लोगों से पैसे मांगते हैं। इन्होंने सिर्फ नून लीगियों ने अपना कोरम पूरा किया लोगों को दिखाने के लिए, ये अपने वो चमचे कच्चे इकट्ठे किए जो वहां जाके जियो नवाज शरीफ, जियो मरियम नवाज के नारे लगाने वाले और वहां पे मीटिंग अरेंज करने वाले लोग हैं। उनको मौका देंगे। जी जी, आप ये बताएं कि कुछ लोगों ने ये कहा कि जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जरदारी पाकिस्तान में अपना सरमाया लाके सर्व नहीं करते तो हम क्यों करें? इसकी क्या बात थी? जी, ये डेफिनेट बात है कि जब आप खुद कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आपके सारे एसेट्स और आपका सारा पैसा बाहर है, और ये नोन फैक्ट है, हर बंदा, हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जो लोग पाकिस्तान में बसते हैं वो सारे ये जानते हैं कि जो आपने नाम लिए हैं इनके एसेट्स सब बाहर हैं, जबकि खान साहब के एसेट्स सारे पाकिस्तान में हैं। तो उनकी एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक अटैचमेंट है उनके साथ, इस रेफरेंस के साथ कि वो पाकिस्तान को सर्व करने के लिए खड़े हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चीफ साहब के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ हैं, अपनी आर्मी पे ट्रस्ट करते हैं। हम दुनिया की बहुत ताकतवर रिनाउंड आर्मीज़ में से एक हैं, और जो चीफ साहब का खिताब था कॉन्वोकेशन में वो भी बड़ा एग्रेसिव था, बड़ा क्लियर मैसेज गया है, लीडरों वाला खिताब। जी बिल्कुल, और बड़ा खिताब नहीं था। जी बिल्कुल, और हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने उसको हाईली अप्रिशिएट किया है कि एटलीस्ट ओवरसीज़ ने तो वहाँ भंगड़े डाले। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसे आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। और लेकिन बात यही है कि उनको भी खबर मिल गई थी, मतलब उनकी भी इंटेलिजेंस है, उनको भी खबर मिल गई थी कि ये जो ऑडियंस है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की बताई गई थी और जिस लेवल की होनी चाहिए थी। ये कन्वोकेशन 1-2 दिन बाद भी या हफ्ते बाद हो सकता था। राय शौकत साहब क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में वहाँ मौजूद थे। अब राय साहब आप ये बताएं, जो ओवरसीज कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पर वो लोग नहीं जो रेलिवेंट थे, और वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन किया कि जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इनके खानदान पूरा पाकिस्तान में वापसी ले तो हम क्यों करें? इस बारे में आपके पास कोई मालूमात हैं? सर जी, मैं भी उधर ही था 3 दिन ओवरसीज जो कन्वेंशन है उसमें, लेकिन उधर सामने किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन ये टॉक शो में और आपस की वर्कशॉप है ना, उनमें ये चीजें उठती रही हैं। लेकिन सर दूसरी बात यह है कि ये हर एक को पता है, पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जितने भी हमारी स्टाफ है उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जितने पैसे हैं वो तो बाहर मुल्कों में पड़े हुए हैं, इधर तो किसी के भी नहीं है।
تو لیکن یہ کافی ادھر ویسے آپس میں چہل گوئیاں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں کہ اگر ان لوگوں کے اپنے پیسے جو باہر پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں. اور میرا خیال ہے جو کانفرنس تھی وہ کوئی ایک تو میں نے دیکھا کچھ اس طرح کے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں نا, جیسے آپ امریکہ میں لے لیں کہ ایک ڈاکٹروں کی بہت بڑی تنظیم ہے یا اس طرح کی, اس طرح کے نمائندے جو ہے نا انہوں نے اس طرح شرکت نہیں کی کہ جن کے نہیں پاس راج صاحب اس وقت انہوں نے کچھ کمیٹیاں بنائی تھی, وہ کمیٹیوں نے کام شروع کر دیا جس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہاں جی بالکل. میری جو سید قمر رضا صاحب ہیں ان سے میری بات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے میری بات شاید بھی ہوئی ہے, تو لیکن انہوں نے ابھی تک ایسا کیا ہے کہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور ان کی جو میٹنگیں ہیں وہ پاکستانی کی وہ جو ہے وہ جاری ہیں. یہ آپ زیوران صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو بات کی پرائز صاحب نے اور صفر صاحب نے اس بارے میں آپ کو کمنٹس کریں گے؟ احسان صاحب, پاکستان کے متحد ہونے کی چابی جو ہے نا اڈیالہ جیل جو بیٹھا ہے عمران خان صاحب اس کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کی سوئی جو یہاں بھی رہی ہے. ان کی سوئی جہاں بھی چلتی ہے وہ وہاں سے الاٹ ہوتا ہے, وہ برانڈ ہو جاتا ہے. کسی 10 سال کے بچے کو بھی آپ پوچھیں کہ آپ کی چال کیا ہے, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا ہے, تو اس کو پتا ہے. اس کو شاید قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے علاوہ کچھ بھی نہ پتا ہو, لیکن پاکستان میں جتنی سیاست ہو رہی ہے اس میں اس کو قیدی نمبر 804 کا پتا ہے. کیا ایسی شخص کو جیل میں رکھ کے عوام کو متحد رکھا جا سکتا ہے؟ اب بہت سارے ابھی لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی تو فوج لے کے آئی ہے, وہ بھی دھاندلی سے آیا تھا, لیکن جہاں سبھی ہی ایک جیسی طریقے سے آتے ہیں تو اس کو بھی آنے میں کیا حرج ہے. لیکن اس نے آتے سار وہ کام کیا جو کوئی بھی حکمران نہیں کر سکتا. اس نے آ کے جو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے آ کے ہر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. وہ نہ بیکاری تھا, نہ وہ سوالی تھا, نہ اس نے کٹورا پکڑا. اتنے کروشل حالات میں بھی اتنے اپنی انا, پاکستان کی انا کو لے کے چلا. اور پاکستان کی کسی کی تاریخ کو دیکھ لیں, اس نے آ کے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں پاکستان کا سر شرم سے جھک جاتا, پاکستانی عوام کا جھک جاتا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ پاکستان میں جب سے عمران خان آیا اس نے اپنی انا اور پاکستان کی ایفرٹ اس طریقے سے کی کہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو نیچا دکھانے والا کوئی نہ ہو. لیکن حکمران جو دوسرے بنے بیٹھے ہیں, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, یہ اس برانڈ کو نیچے گرانے کے لیے ہر گھٹیا قوت, ہر گھٹیا حرکت اپنا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو گرا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے 25 کروڑ عوام کا دل پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور پاکستانی اس وقت اس جوش اور ولولے میں ہے. اگر عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے, اگر اس حالات کا جس طریقے سے یہ پاکستان کو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں, اگر عمران خان صاحب باہر ہوں, جیسے مودی دھمکے دے رہے ہیں, جیسے کسی اور کی بات ایک ہی بندے کی بات ہے, آپ پتہ گھما کے بات کیوں کرتی ہیں؟ نہیں, ہم گھما کے بات نہیں کرتے, ہم تو سیدھی بات کرنے والے ہیں کہ اگر یہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا تھا تو عمران خان صاحب کو نکال کے ٹیبل پہ بٹھا کے بات کریں. فیاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نہیں جناب, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. یہ فیاض صاحب یہ پانی کا مسئلہ جو نہروں کا مسئلہ تھا, یہ تو بناول بھٹو اور شہباز شریف نے مل کر حل کر لیا تھا, اس کے باوجود یہ مظاہرے اور کراچی میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ سر دراصل ناصر بات یہاں پہ جو سندھ کے عوام میں اس معاملے پہ کافی تشویش پائی جا رہی تھی, اور یہ مسئلہ آج سے نہیں کوئی 2 مہینے سے سندھ کے مختلف جو ہے یہاں پہ جماعتیں جتنے بھی جو دوسری جو ہے پارٹیز ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً نشاندہی کرتے آئے, اور وہ دیکھنے کے چلو ایک طریقے سے احتجاجی مظاہرے کرنے دھرنے شہروں تک محدود تھے پہلے. تو اس وقت حکومت کو جو ہے انیشیٹو لے, اور بہرحال وہ اب ایک بڑی تحریک میں وہ جو ہے یہاں پہ وہ کنورٹ ہو چکی, اور کراچی سمیت پورے میں بھی سندھ کے علاقے چھوٹے بڑے دھرنے جاری ہیں, اور ایک مرکزی دھرنا جو ہے ببر لو بائی پاس پہ گزشتہ 12 دنوں سے جاری ہے.
तो वहाँ पे जो काफी जो सूरत अभी ये है कि वहाँ के जो जितनी भी पंजाब और जो नेशनल हाईवे है वो मुकम्मल बंद है। वहाँ पे सारी जो नहीं फयाज transport है, हुसैन साहब, मैंने गुजारिश की है कि ये नहरों के मामले में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में वो नुरखशी चल रही थी, जिसके बारे में मैंने कॉलम भी लिखा था जो जंग में और मुख्तलिफ अखबारों में भी छपा कि पीपल पार्टी और नून लीग की नुरखशी ख़त्म, नहरों का पानी हल हो गया, मसला हल हो गया। तो अब इसके बावजूद जो लोग बैठे हैं, क्या उनका तल्लक पीपल पार्टी से नहीं है? असल में सर ये जो मामला है ना, इतना आम ये जो लोग यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, इतना आम नहीं। वो कह रहे हैं इरसा अपना लेटर दे, जिसको उन्होंने पहले उन्होंने पानी की तकसीम का एक लेटर निकाला था लास्ट ईयर, तो उसको वो इरसा वापस ले और इतना निकाले। जब तक वो नोटिफिकेशन लेटर इनके हाथ में नहीं आएगा तब तक सिंध के अवाम जो है ये रोडों पे सड़कों पे एहतजाजी मुजाहरे इसी तरह जो है जारी रखेंगे। अच्छा फयाज साहब, आज की खबर है ये सेनेट के इलेक्शन में एमक्यूएम और पीपल पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पीपल पार्टी ने रब्ता किया था एमक्यूएम से। बिल्कुल, लेकिन सर ये अभी जो ये मैं आपको करंट सिचुएशन बता रहा हूँ कि एमक्यूएम ने अपना उम्मीदवार जो है वो मैदान में लाया है और उन्होंने उनकी सपोर्ट जो है नहीं की है, और उन्होंने अनाउंस किया कि हम अपना जो है उम्मीदवार जो है वो एक शायद लेडी है, तो वो उन्होंने अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है, उनको वो इलेक्शन में सेनेट के इलेक्शन में वो उतार रहे हैं। नहीं फयाज साहब, जैसा कि देखा है कि मोस्टली जगहों पे ये नूरा कुश्ती करते हैं एमक्यूएम भी और पीपल पार्टी, अब ये भी नूरा कुश्ती है या कोई एग्जैक्ट वाकई वहाँ पे एमक्यूएम के बंदे के जीतने के इम्कान हैं? बिल्कुल 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 सर, या इनकी नूरा कश्ती कुछ लो और कुछ दो के बुनियाद पे जैसे इनकी होती है नूरा कश्ती, तो ये भी अभी जो है ना, क्योंकि एमक्यूएम का वो अभी पोजीशन नहीं रही जो पहले होती थी। अब एमक्यूएम एक कमजोर जमात है यहाँ पे, तो लिहाजा वो तो सारी चीजें यहाँ पे जो है मंजर आम पे जो ग्राउंड रियलिटी है, तो इनकी ये नूरा कुश्ती है। तो अभी देखें क्या होता है आगे, सियासत में कुछ भी जो है आखिरी नहीं होता है। तो क्या ये आप देखते हैं पीपल पार्टी की जो ताज हैदर वफात पा गए सेनेट, उनकी जगह पीपल पार्टी का ही बंदा आएगा? सर होपफुली तो ये यहाँ पे जितने भी हैं इन्होंने अपनी जो है यही की है कि उनको थोड़ा बहुत वहाँ से भी सपोर्ट है, तो होपफुली वो हो जाएंगे शायद। यहाँ नूरा कुश्ती भी अगर इनके उनको इंटरनली सपोर्ट करती है वो तो कल देखा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह के मुराद अली शाह बड़ी बढ़के मारते हैं कि हमने पूरे सिंध में सेहत का निज़ाम सही किया है, तालीम का निज़ाम सही किया है, बाकी मामला सही कर किए हैं, लाहौर में अब कराची में हमने ट्रांसपोर्ट बड़ी दे दी है, इस बारे में कौम को आगाह फरमाएं, ये झूठ बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? सर सिंध में तो अब अगर आप रियलिटी देखें तो पीपल्स पार्टी ने 0 बाय 0 काम किया है। अभी कोई अवाम किसी प्रोजेक्ट में किसी भी चीज में ना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सही है, ना पीने का साफ पानी मैसर है, ना इनको गैस मैसर है, ना बिजली मैसर है। सोलर प्लेट्स है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी अरबों रुपए के फंड्स रखे, तो वो भी उसमें भी जो है उन्होंने वो अपने मनपसंद लोगों को दिए, और वो कई जगहों पे तो सेल हो रहे ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं। तो वो जो सोलर प्लेट्स आई हैं नासरुद्दीन शाह को इतने अरबों रुपए का फंड वजीर तवानाई है दी गई, तो यहाँ पे वो सेक्रेटरी जो है तवानाई उसको अभी उन्होंने फारिग किया है कि भाई ये ठीक है आपने ये सारा सेटल कर दिया, उसकी जगह ये आपको अंदर की खबर बताऊं तो काजिम जतोई इसको सेक्रेटरी तवानाई लगा जा रहा है। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, हमारा टाइम हो गया ख़त्म, इंशाल्लाह बात होती रहेगी। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सरमीर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, ज़ेबनाज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला करना आप